देखिए चैप्टर 3 है गद्य खंड का, भारत से हमने क्या सीखा। मैक्स मुलर, ये भारत के बारे में हमारे विदेशी मतलब अपनी धरती पर विदेशी लोग भारत का बखान कर रहे हैं कि भारत में क्या क्या है, क्या अद्भुत चीज़ें हैं यहाँ पे, कौन चीज़ हमको आके यहाँ सीखना चाहिए। इन सब के बारे में परिचय मैक्स मुलर ने दिया है। ये एक संसद में दिया जाने वाले IAS लोगों के साथ भाषण है जो मैक्स मुलर ने बताया है। लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम विल्हेल्म मुलर था। जब मुलर 4 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। भारत भक्त संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर सन 1900 में निधन हो गया। इनकी रचनाओं के नाम लिखें। इनकी रचनाएं प्रमुख हैं। मैक्स मुलर ने हितोपदेश, कंठ और केन आदि उपनिषदों को जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा कालिदास संस्कृत मेघदूतम का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। रानी विक्टोरिया द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी। इनके पांडित्यपूर्ण भाषण से प्रभावित होकर रानी विक्टोरिया ने इन्हें नाइट की उपाधि देकर सम्मानित किया था, किंतु इन्होंने ऐसी उपाधि को अति तुच्छ मानकर अस्वीकार कर दिया। पाठ का परिचय दें। प्रस्तुत पाठ भारत से हमने क्या सीखा। वस्तुतः भारतीय सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज IAS अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह संक्षिप्त एवं संपादित अंश है। इसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। इसमें लेखक ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता एवं विलक्षणता के विषय में नवागंतुक अधिकारियों को बताया है। क्वेश्चन, संपूर्ण भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। संपूर्ण भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यही वह देश है जहां सर्वप्रथम वेद की रचना हुई थी। यहीं पर हिमालय जैसा हिम मंडित पर्वत है, गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, तो फलों फूलों के लदे वन प्रांत हैं। मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार इसी देश में हुआ। प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन एवं मनन का क्षेत्र भारत ही रहा है। विश्व की मानवता की शिक्षा भारत नहीं से मिली है। भारत ही भूतल पर स्वर्ग जैसा सुंदर सर्वविध संपन्न रहा है। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि भारत ने विश्व को ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, परंपरा की शिक्षा दी है। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गाँव में हो सकते हैं, क्योंकि गाँवों में ही भारत की आत्मा निवास करती है, जहाँ कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा अन्य शहरों में जैसी बनावटी चमक दमक नहीं मिलती, बल्कि यहाँ जीवन की सादगी, त्याग, प्रेम, उत्कृष्टता, पारस्परिक संबंध आदि देखने को मिलते हैं। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किन के लिए वांछनीय है और क्यों। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत 2-3 हजार वर्ष पूर्व जिन प्राचीन समस्याओं से ग्रस्त था, आज का भारत भी ऐसी ही अनेक समस्याओं से ग्रस्त है, जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए उस भारत को पहचान करने की ज़रूरत है, ताकि उसका विकास तथा पोषण सही ढंग से किया जा सके। लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत को प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यकता बताया है। लेखक ने वैसे लोगों के लिए संबंध में कहा है जो भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पुरातत्व, दैवत्व विज्ञान, नीति शास्त्र, धर्म आदि की अभिरुचि रखते हैं। उनके लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि भूवैज्ञानिकों के लिए हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश है, जो वनस्पति वैज्ञानिकों के लिए भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हॉकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। इस प्रकार जिसकी अभिरुचि जीव जंतुओं के प्रति है, उन्हें भारतीय समुद्र तट पर हेकल की भांति निवास करना होगा, तथा पुरातत्व ये नाम है हेकल।
पुरातत्व प्रेमी को जनरल कनिंघम की भांति पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन करना होगा और बौद्ध सम्राटों द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा विहारों के ध्वंसावशेषों को खोदना होगा, तभी भारत की विशेषताओं की सच्ची जानकारी मिल सकेगी। तात्पर्य है कि भारत के विशेष क्षेत्रों की जानकारी रखने वाले को भारत में निवास करना होगा, तभी इस विशेष क्षेत्रों की विशेषताओं का पता चलेगा। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स के संबंध में किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों? लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित उस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के संबंध में बताया है कि जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। उसने इन सिक्कों को अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में इसलिए भिजवा दिया कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में होगी। वह स्वयं को अपने मालिक की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति साबित करना चाहता था, किंतु कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझने के कारण उन दुर्लभ प्राचीन मुद्राओं को गला डाला। तब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो संपूर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। इसलिए लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इंग्लैंड वालों से ऐसी ऐतिहासिक दुर्लभ वस्तुओं के महत्व को समझे। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह का भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान के विषय में कहा है कि भारत ने ही विश्व की नीति कथाओं के माध्यम से नव जीवन का संचार दिया। ये नीति कथाएं भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों एवं मार्गों द्वारा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती रही है। लेखक का कहना है कि पाश्चात्य देशों ने बौद्ध धर्म को अपने यहाँ के कहावतों दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत माना है। शेर की खाल में गधा जैसे कहावत के संबंध में लेखक का कई तर्क है कि यह सभी संस्कृत की एक कथा से सर्वथा मिलती जुलती है। एक कहानी यह यूनान कैसे पहुंची, ईसा पूर्व 4वीं सदी में स्ट्रैटिस की कहानियों में कैसे स्थान पा गई, एक विचारणीय प्रश्न है। लेकिन ये सब कथाएं पूर्व से ही आई है, लेकिन लेखक की ऐसी मान्यता है। भारत के साथ यूरोप के व्यवहारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक को क्या दिखाए गए हैं? भारत के साथ यूरोप के व्यवहारिक संबंध के बारे में लेखक का कहना है कि सोलोमन के समय में ही भारत तथा सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही संस्कृत शब्दों के आधार पर लेखक के इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है वे भारत के ही सिवा किसी अन्य देश में उपलब्ध नहीं है। शाहनामा के रचनाकाल 10वीं-11वीं शताब्दी में भी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध थे। भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किसके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया, स्पष्ट करें। भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने स्थानीय स्वशासन के अर्थ में लिया है। यह ऐसी प्रणाली है जिसमें ग्रामीण अपना शासन खुद करते हैं, इसे किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता है। सारे ग्रामवासी अपनी समस्या के समाधान के लिए मिल बैठकर निर्णय लेते हैं। ऐसी व्यवस्था उन व्यक्तियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है जो राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास में संबंध प्राचीन युग के कानून में पुरातन रूपों के महत्व तथा वैशिष्ट को परख सकने की क्षमता प्राप्त करना चाहते हैं। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? लेखक का मान्यता है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ ब्राह्मण अथवा वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की शरणस्थली है। तात्पर्य यह है कि वेद रचना के कारण वैदिक धर्म की स्थापना हुई जो भगवान बुद्ध का जन्म भारत में ही हुआ था। उनका सिद्धांत बौद्ध धर्म के रूप में प्रचारित हुआ। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र ने अपने धर्म के प्रचार के लिए इसे विशेष उपयुक्त माना था, इसलिए उस धर्म की शरणस्थली है। भारत किस प्रकार अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता, स्पष्ट करें। भारत एक ऐसा देश है जो सर्वत्र अति प्राचीन और सुदूर के बीच खड़ा है। यह देश एक प्रयोगशाला है जिसमें जीवन की हर समस्याओं के उपाय वर्णित हैं। यह समस्या चाहे शिक्षा की हो या संसद के प्रति प्रतिनिधित्व की, कानून बनाने वाले की हो या अन्य कोई कानूनी समस्या, फिर सीखने सिखाने संबंधित कोई बात विश्व के अन्य देशों में नहीं मिल सकती है। भारत जैसे पुरातन देश में ही अतीत तथा सुदूर भविष्य की समस्याओं के बारे में सुअवसर प्राप्त किए जा सकते हैं।
मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन कौन सी विशेषताओं और गौरव पर बताया है। मैक्स मुलर ने संस्कृत की विशेषता तथा महत्व के बारे में कहा है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यक्ति के चिंतन की गंभीर धारणा में अवगाहन से अज्ञात की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इससे मानव हृदय की गहनता, सहानुभूति एवं सदाशयता की शिक्षा मिलती है। लेखक वास्तविकता का इतिहास किसे माना और क्यों? लेखक के अनुसार वास्तविकता का इतिहास उसे माना जा सकता है जिसमें महान मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य तथा अत्यंत उपादेय प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध हों। इसका मुख्य कारण है कि बीती हुई घटनाओं का उल्लेख इतिहास में ही वर्णित होता है। व्यक्ति को इसी का अध्ययन कर भाषा, धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, कला, शिल्प सभी सभ्यताओं के बारे में जानना है तथा अच्छाई बुराई में अवगत होता है। इसी दृष्टि से संस्कृत की सर्वशक्ति विपाई है। संस्कृत तथा दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत के प्रमुख क्या लाभ हैं? संस्कृत तथा दूसरी भारतीय भाषाओं की विशेषता के संबंध में लेखक ने कहा है कि संस्कृत भाषा तथा इसकी साहित्य 3000 वर्षों से भी अधिक लंबे काल में विद्यमान है तथा यूनान तथा रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। संस्कृत सारी भाषाओं की अग्रज है। यह व्याकरणनिष्ठ है। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन तीनों भाषाओं के मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें पीछे हटना होगा तथा हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि जातियों एक दूसरे से पृथक हुई थी। इसे सुदूर अतीत में आदि आर्य तथा भाषा चट्टान के रूप में दिखाई देती है, जो चिंतन परंपरा के गवाहों के उतार चढ़ाव से घिस मंझ कर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी है। उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई असीम जैसी यौगिक क्रियाएं मिलती है, लेकिन मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए अस्मि, मैं हूँ क्रिया के केवल आर्य भाषाओं में उपलब्ध हो सकती है। लेखक का कहना है कि संस्कृत सुनिश्चित तथा व्यापक ऐतिहासिक ज्ञान के लिए आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान खोज ने हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इससे हमारे भूले बिछड़े बचपन की मधुर स्मृतियां साकार हो उठी है। अतः संस्कृत तथा दूसरी भाषाओं के अध्ययन ने मानव जाति के बारे में हमारे विचारों को व्यापक और उदार बना दिया है। लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना भी सीखना चाहिए। तात्पर्य है कि इसने मानव जाति के संपूर्ण विकास को वास्तविक रूप में प्रकट खाया है। लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह से सपने देखने के लिए प्रेरित किया और क्यों? लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है, ताकि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो जैसा कि 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को इंग्लैंड में आरंभ में हुई थी। अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट के दर्शन से अनुभव हुआ था। उन्होंने उसी समय में जो सपना देखा था, उनके मन में जैसी सुनहरी कल्पना जगी थी, जैसा सुदूर दृश्य देखा था आदि का वर्णन कर लेखक पुनः नवागंतुक में ललक पैदा करना चाहता है। इसलिए विलियम जोन्स द्वारा वर्णित अनुभवों का जिक्र करते हुए लेखक कहता है, एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों में चारों ओर से घिरी ऐसे क्षेत्र रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है, क्योंकि यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, ललित एवं उपयोगी कलाओं की जननी, शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन का उर्वर क्षेत्र, धर्म, भाषा, रीति रिवाजों, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी विविधता के कारण सदा से सम्माननीय रही है। अतः इसी विशेषता की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए तथा विलियम जोन्स जैसे स्वप्नदर्शी बनने की प्रेरणा दी है, ताकि अपने सपनों को साकार कर अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणत कर सके। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों? लेखक ने नया सिकंदर उस व्यक्ति को कहा है जो भारत के साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्राकृतिक तथा गौरवपूर्ण ऐतिहासिक विरासत में अनजान है। लेखक का ऐसा कहना सर्वथा सत्य है, क्योंकि विश्व में भारत की अपनी खास
विशेषता आदिकाल से रही है। यहीं से विश्व को ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, कला, शिल्प आदि का प्रकाश मिला है। अतः लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि मानवता का वास्तविक ज्ञान जितना भारतवासियों को है, वैसा ज्ञान विश्व के अन्य किसी को नहीं है। इसलिए नए सिकंदर को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गंगा और सिंधु के पुराने मैदानों में अभी भी वही उर्वरा शक्ति का था जो पहले था।